तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि कल होली था और होली फेस्टिवल सब मनाते हैं, तो होली फेस्टिवल के दिन तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। खैर, जो भी पढ़े होंगे अपने इंटेंशन से, अभी अपने सही इंटेंशन से, उसके लिए तो ठीक ही है। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पिछले क्लास का जो लेक्चर था उसको रिकॉल करवा देता हूँ। आइए हम लोग लाइव प्रोसेस में पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में, अब सभी लेक्चर तो रिपीट कर नहीं सकते हैं, तो आप पीछे वाला लेक्चर को आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा। प्लेलिस्ट हमारा तैयार हो गया है, प्लेलिस्ट के थ्रू आप सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। ऐसा हमने बोला था कि सर एक्सक्रीटरी यूनिट जो होता है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जो जाना जाता है उसे किडनी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसे हम आम तौर पर मेटाबॉलिक वेस्टेज बोलते हैं, बिकॉज मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू जो वेस्टेज हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। मैंने बताया भी था आपको, और हमारे केमिस्ट्री के टीचर भी आपको बताएंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्चुअली में क्या होता है। मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था कि हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको एक साथ हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट, जो हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनते हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। आपको समझ में आ गया होगा। तो मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालना क्यों जरूरी है? तो सर मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के अंदर में रहेगा तो हमारे शरीर को इफेक्ट करेगा, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है उसको इफेक्ट पहुंचाएगा, जिसके चलते जो अदर ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए उस मेटाबॉलिक वेस्टेज का बाहर निकालना जरूरी है। चलिए, जरूरी है, लेकिन इस मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर कौन निकालेगा? आखिर वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में बैठा हुआ है मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए? तो जैसे ही उस ऑर्गन की बात आती है तो हमारे जुबान पे एक ही चीज आता है, किडनी। क्या आता है? किडनी। कि सर किडनी के थ्रू हम मेटाबॉलिक वेस्टेज को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि सर वो जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको डायरेक्टली क्या हम लोग निकाल पाते हैं या किसी के फॉर्म में निकालते हैं? तो हमें ये भी पता है कि मेटाबॉलिक वेस्टेज को हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जो भी यूरिया आपके बॉडी में, लीवर में बन रहा है उसको हम डायरेक्टली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। हमें एक लिक्विड की जरूरत पड़ती है। एक लिक्विड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें मिक्स होके और वो बाहर बॉडी से निकल जाए यूरिन के फॉर्म में, वो बाहर बॉडी से निकल जाए स्वेट के फॉर्म में, पसीना के फॉर्म में, तो हमें उस लिक्विड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए किडनी क्या करता है? यूरिन का फॉर्मेशन करवाता है और उस यूरिन के फॉर्मेशन के ड्यूरिंग उस यूरिया को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आइए किडनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डायग्रामेटिक सेक्शन में हम लोग पढ़े थे कि किडनी हम लोगों में कितना है? एक पेयर है, मतलब दो किडनी है। एक लेफ्ट किडनी होता है, एक राइट किडनी होता है। मैंने आपको बताया भी था कि सर राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड करेंगे। तो ऐसे करेंगे कि आपका डायग्राम जहां बना हुआ है उसके सामने आकर आप खड़े हो जाएंगे। आपका राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो लेफ्ट किडनी को रिप्रेजेंट करेगा और आपका राइट हैंड साइड जो है वो राइट किडनी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपके बॉडी स्ट्रक्चर से ऐसा एज्यूम करके माना जाता है कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर से ह्यूमन जहां खड़े होते हैं उसका पोस्चर जैसे होता है तो उसका राइट हैंड साइड राइट चीज को डिनोट करता है, मतलब राइट साइड ऑफ डेट स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। और उसका लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसका लेफ्ट जो भी डायग्राम होते हैं उसके लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप राइट साइड ऑफ द स्ट्रक्चर यू कैन से किडनी और लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने बॉडी पोस्चर के साइड व्यू के बेसिस पर। ठीक है, तो किडनी के बारे में हम लोग जान लिए थे कि किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है। जिस यूरिन के फॉर्मेशन का पर्पस यही होता है, या फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का पर्पस यही होता है कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज है हमारे बॉडी में उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा चीज, हमारे अंदर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, जिस यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन थोड़ा देर के लिए टेम्पररी कहा जा सकता है कि स्टोर होता है और इसके बाद
बॉडी से बाहर निकाल जाता है, जो किसके थ्रू निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू। इसके बाद आता है ए पेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, किडनी से ही ज्वाइन होता है, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यूरिन जो होता है वो ब्लेडर तक आता है, उसको यूरेटर बोलते हैं। तो मोटा मोटी ये बात आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक पेयर किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर होता है और एक ब्लैडर होता है जिसको आप यूरिनरी ब्लैडर बोलते हो, और सिंगल जो होता है एक यो यूरेथ्रा होता है जिससे यूरिन जो है वो अल्टीमेटली पास आउट होता है। ठीक, इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ दो क्वेश्चन उठ सकता है। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स या फंक्शनल यूनिट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का है वो किसे कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन उठ सकता है कि यूरिन बनाने का पर्पस क्या होता है। तो मैं दोनों के आंसर आपको देता हूं और आप थोड़ा अपने से भी एनालिसिस कीजिएगा इसको कि ये जो मैंने आंसर आपको बताया है वो सही में कहाँ तक सही हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी यूनिट्स या फिल्ट्रेशन यूनिट्स किसको कहा जाता है। ठीक है, तो पहला का आंसर आपका होगा नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन को फंक्शनली या स्ट्रक्चरली या आप कह सकते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट है, क्योंकि एक्चुअली में नेफ्रॉन ही काम करता है अपने बॉडी में। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि यूरिन बनाने का पर्पस क्या है। तो यूरिन बनाने का पर्पस है कि जो ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्टेज आते हैं उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारे अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा, तभी उसको बॉडी से बाहर हम निकाल पाएंगे, नहीं तो बॉडी से बाहर उसको नहीं निकाला जाएगा। तो इसके लिए यूरिन का फॉर्मेशन होना जरूरी है टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देख चुके हैं। बोलिए। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ देखा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये देखा कि अपने बॉडी में जो एक्सक्रीटरी यूनिट्स है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, वो किसे कहा जाता है। तो एक्चुअली में नेफ्रॉन जो होता है आर द फिल्ट्रेशन यूनिट या और यू कैन से स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी। और इसके बाद हमने ये देखा कि यूरिन का फॉर्मेशन का पर्पस क्या है। तो यूरिन के फॉर्मेशन का पर्पस यही है कि टू फिल्टर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना, टू एक्सक्रीट द मेटाबॉलिक वेस्टेज यूरिया मेटाबॉलिक वेस्टेज को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, जो यूरिन का प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, वो करना जरूरी होता है। चलिए, आज की इस वीडियो में हम चालू करेंगे कि यूरिन के फॉर्मेशन में, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें कितना स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी फॉर्मेशन का स्टेप कई बार पूछता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन के कितना स्टेप्स होते हैं। तो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में आप सबसे पहले नाम जानना होगा। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है सिक्रेशन। तो ये 3 स्टेप को जान के हम लोग ये समझ सकते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली में होता कैसा है। तो आइए जानते हैं यूरिनरी फॉर्मेशन का 3 स्टेप। पहला स्टेप हमारा क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमारे साथ पढ़िए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है सर? तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज, जिसमें नाइट्रोजन हो, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड जो होता है वो ब्लड से फिल्टर होता है और कहाँ पहुँच जाता है? बोमेन्स कैप्सूल में। ये जो आपको बोमेन्स कैप्सूल सुनाई दे रहा होगा, ट्यूबुलर सुनाई दे रहा होगा, ये और कुछ नहीं है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। जब मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, ऐसा होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जब आपको बताऊंगा पूरा एक लेक्चर में, वो एक लेक्चर में सिर्फ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा मैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि 3 स्टेप वो कौन कौन सा है जिसके थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो पूरा डिस्कस करूंगा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप समझ लो कि 3 स्टेप वो कौन कौन सा है जिसके थ्रू यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप का नाम क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर होता है ब्लड से और कहाँ पहुँचता है? बोमेन्स कैप्सूल में। दूसरा हमारा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं वो फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहाँ? कैपिलरीज के द्वारा फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो नेफ्रॉन के चारों ओर होता है। और तीसरा हमारा स्टेप होता है जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया, सॉल्ट बच गया, वो सीक्रेट कर दिया जाता है ट्यूब्यूल में, जो पाइप होता है उसमें, जो आपका कहाँ ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में।
मेजरली इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास 3 स्टेप होता है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, इसको फिल्टर किया जाता है किससे, ब्लड से, और कहाँ भेज दिया जाता है, बोमेंस कैप्सूल में। दूसरा हमारा स्टेप होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में भेज दिया जाता है, जो ब्लड कैपिलरी कहाँ होता है, नेफ्रॉन के चारों तरफ होता है। तीसरा हमारा होता है सिक्रेशन, जो एक्स्ट्रा चीज बच गया उसको कहाँ भेजा जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, और उसी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन जो है एक्चुअली में कलेक्टिंग डक्ट से जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है हमारे बॉडी से। ठीक, तो आपका 3 स्टेप है, जिस 3 स्टेप से यूरिन का फॉर्मेशन हो सकता है। मैं नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक सेक्शन, उसको अलग लेक्चर में कवर करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ दिक्कत हो रहा होगा कि बोमेंस कैप्सूल किसे कहते हैं, इसके बाद ट्यूब्यूल किसे कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट किसे कहते हैं, पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, इसको समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, ये मैं मानता हूँ। अब मैं जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसको अलग लेक्चर में मैं कवर करके आप लोग को बताऊंगा, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप ये समझिए कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होता है। इसके बाद अगर किसी को दिक्कत होता है हीमोडायलिसिस वाला अगर प्रॉब्लम होता है, जिस डायलिसिस में क्या होता है, हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसके चलते हमारा किडनी फेल्यूर होने का चांस होता है। ना सुनते हो कि किडनी में पानी भर गया, किडनी खराब हो रहा है, किसी का किडनी फेल्यूर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक वेस्टेज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसीलिए उसका किडनी फेल्यूर होने लगता है। तो एक प्रोसेस अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस बोला जाता है। इसमें ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? प्यूरिफाई, क्योंकि उसमें ज़्यादा एमोनिया, ज़्यादा यूरिया होने से ब्लड खराब हो जाता है, और वही ब्लड जब किडनी में जाएगा तो किडनी को भी वो खराब कर देगा, जिसको मेडिकल भाषा में हम लोग जनरली कहा करते हैं रीनल फेल्यूर, या इसको जनरल भाषा में आप कहेंगे किडनी फेल्यूर। ठीक, तो हीमोडायलिसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्यूरिफाइड ब्लड को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा। ये किसमें क्या आता है? जिसको किडनी फेल्यूर है, जिस पेशेंट का किडनी खराब है उसमें ये प्रोसेस अपनाया जाता है, जिसमें एक मशीन लगा होता है, उस मशीन के थ्रू प्योर ब्लड को उसके बॉडी में भेजा जाता है, और जो गंदा ब्लड होता है उसको फिर से मशीन में डाल के प्योर करके उसको उसके बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, 3 स्टेप पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन करने का, और एक हमने डेफिनेशन पढ़ा, जिस डेफिनेशन के थ्रू हमने ये जाना कि कैसे प्योर ब्लड को फिल्टर किया जाता है थ्रू द मशीन कॉल्ड डायलिसिस मशीन, और प्रोसेस को कहते हैं हीमोडायलिसिस। अच्छा लगे वीडियो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपना कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और पता चलता है कहाँ हम लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़े, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।